अस्सलाम वालेकुम। होप सो ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एफएनएस टेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ 30 सितंबर 2025 को डिटेल्स के साथ कवर करेंगे। ये आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस है और इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप लोगों के जहन में एक डाउट होता है कि सर रावलपिंडी के जो एक्सपीरियंसेस है वो बहुत ज़्यादा टफ हैं और आप हमारे साथ रावलपिंडी के एक्सपीरियंसेस शेयर करें। तो बेटा बात ऐसी होती है कि मैं ये नहीं बता सकता कि मैं जो एक्सपीरियंस बना रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ रावलपिंडी का। ये बेसिकली मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मेरे पेशावर के हैं, कुछ मुल्तान के हैं, कुछ DI हान के हैं। सो ये तमाम के मिक्स्ड MCQs मैंने बनाए होते हैं। और सेकंड बात है कि तमाम MCQ सेम आते हैं। ठीक है, रावलपिंडी का एक्सपीरियंस टफ होना, लाहौर का टफ होना, दिस इज जस्ट अ मिथ। अगर आप लोगों की प्रिपरेशन फुल है, आपने अच्छे से तैयारी की है, तो आपका टेस्ट इंशाल्लाह जरूर पास होगा। अब आइए अपने वीडियो को स्टार्ट कर। योर फर्स्ट MCQ इज बॉयल्स लॉ स्टेट दैट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। सो बॉयल्स लॉ हमें क्या कहता है, यहाँ पर मैं सिंपल लिख लेता हूँ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के मुताबिक जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट फैक्टर बॉयल्स लॉ में क्या है, वो टेम्परेचर। सो मैं लिख लूंगा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। सो उस टाइम पर जो आपका वॉल्यूम है इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इनवर्स प्रोपोर्शनल से मुराद क्या होता है, अगर आप एक चीज को ज्यादा करोगे सो दूसरी चीज क्या होगी, वो ऑटोमेटिकली कम होगा। इसके अलावा 2 लॉज और हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। द फर्स्ट वन इज चार्ल्स लॉ। एक तो मैंने बता दिया, इसके अलावा चार्ल्स लॉ में क्या है, इसके बाज़ औक़ात पूछा जाता है कि चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट फैक्टर कौन सा। तो चार्ल्स लॉ में जो कांस्टेंट फैक्टर है वो कौन सा है, वो है प्रेशर। और इसमें क्या सीन है कि जो वॉल्यूम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। मीन्स अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वहां पर वॉल्यूम ज्यादा होगा। एंड द थर्ड लॉ इट इज नोन एज एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो लॉ में आपके दोनों फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे। कौन कौन से फैक्टर्स, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये दोनों कांस्टेंट होंगे। और जो वॉल्यूम है गैसेस का इट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट फैक्टर टेम्परेचर होगा और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। चार्ल्स लॉ में क्या होगा, कांस्टेंट फैक्टर प्रेशर होगा एंड वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एंड इन एवोगाड्रो लॉ both temperature and pressure will be constant. Q number 2 is if the pressure on a gas is doubled at constant temperature its volume। देखिए प्रेशर को आप क्या कर रहे हो, प्रेशर को आप 2P कर रहे हो, डबल कर रहे हो, और यहाँ पर कांस्टेंट फैक्टर क्या है, वो टेम्परेचर है। तो हमने बताना है कि वॉल्यूम के साथ क्या होगा। सो इससे थोड़ी देर पहले हमने देखा बॉयल्स लॉ को। बॉयल्स लॉ में क्या सीन था कि टेम्परेचर आपका जब कांस्टेंट होगा सो प्रेशर और वॉल्यूम इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन होगा वो इन्वर्स होगा। तो जब आप प्रेशर को डबल करोगे सो वॉल्यूम क्या होगा, ये हाफ हो जाए। क्यू नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। सो अभी हमें पता लगेगा pKa वैल्यू से या सिंपल pH से। सो अगर हम वाटर की बात करें सो वाटर की जो pKa वैल्यू है वो है 15.7। मीन जो वाटर है वीकली एसिडिक है। अगर हम इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल का जो pKa वैल्यू है वो 16 है। अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल की जो pKa वैल्यू है वो 10 है। और अगर मिथेनॉल की बात करें तो मिथेनॉल की जो pKa वैल्यू है वो 15 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो pKa वैल्यू ये फिनॉल की सबसे कम है। और जब pKa वैल्यू कम होंगी तो उस चीज़ की जो एसिडिटी है वो ज़्यादा होंगी। सो यहाँ पर जो फिनॉल है ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है। अगर मैं आपको ऑर्डर लिख के दे दूँ सो इथेनॉल तो बिल्कुल बेसिक है बिकॉज इसका जो pKa है वो 16 है। सो फर्स्ट हमारा हो जाएगा इथेनॉल, देन हो जाएगा मिथेनॉल, मिथेनॉल की क्योंकि 15 है। और अगर वाटर की बात करें तो वाटर है 15.7 और लास्ट में हो जाएगा फिनॉल। क्यू नंबर 4 इज द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स। सो फिनॉल क्या है, फिनॉल्स मीन C6H5OH। मीन बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ गया, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया। अब इसको जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हो
Sodium hydroxide means NaOH. This is your sodium hydroxide. So इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा C6H5ONa. मीन्स बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ गया, एक सोडियम ग्रुप आ गया, प्लस इससे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है. तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है C6H5ONa, this is known as sodium phenoxide. Number 6 is the dehydration of alcohol to alkene is carried out using. So alcohol क्या है? Alcohols mean R into OH and alkenes क्या होते हैं? जब कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए, so this is known as alkene. अब अगर आपने अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करनी हो, देखिए स्टूडेंट्स ये एक प्रोसेस है. जब भी आप अल्कोहल से वाटर को रिमूव करेंगे, डिहाइड्रेशन मीन ऐसे आप वाटर को रिमूव कर रहे हो, फिर चेंज होगा अल्कीन में. से इससे आपको ये याद होना चाहिए, अगर सपोज करें एमसीक्यूज आ जाए बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वी गेट, सो आपका आंसर होगा अल्कीन. जब भी आपने अल्कोहल को चेंज करना हो अल्कीन में, इसके लिए आपको ज़रूरत होगी स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैटलिस्ट की. अब स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैटलिस्ट क्या है? वो यहाँ पर H2SO4 है, मीन सल्फ्यूरिक एसिड है. बट यहाँ पर टेम्परेचर भी आप लोगों ने याद रखना है. H2SO4 तो आपने ऐड कर लिया, बट आपने टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है? वो है 170 डिग्री सेंटीग्रेड. इसके अलावा एक सेकंड कैटलिस्ट यूज किया जाता है, इट इज नोन एज Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स. एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स में आपको टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा. यहाँ पर कम से कम 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना होगा. सो लेट्स से अगर एमसीक्यूज में ऑप्शंस में आपको H2SO4 ना दिया हो, तो वहाँ पर आप Al2O3 भी सेलेक्ट कर. नंबर 6 इज डाईईथाइल ईथर इज सॉल्युबल इन वाटर ड्यूपी. सो देखिए डाईईथाइल, इथाइल मीन C2H5, दिस इज योर इथाइल. और हमने ईथर के फॉर्मूले को देखा था. ईथर का जो जनरल फॉर्मूला है वो है ROR, मीन्स आपको सेंटर में मिलेगा एक ऑक्सीजन. इट्स मीन डाईईथाइल ईथर मीन्स आपको सेंटर में देखिए, जिस तरह इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर हम लिख लेंगे OC2H5. ये क्या है? डाईईथाइल ईथर है. अब ये वाटर में सॉल्युबल क्यों है? बिकॉज जो आपका यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है. दैट्स व्हाई हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर. यानी जो ऑक्सीजन है, ये देखिए आपको पता है स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो हाइड्रोजन है स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है. सो ये क्या करते हैं? आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड. नंबर 7 इज द मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ बर्ड्स. तो मैं आपको यहाँ पर सारे बता देता हूँ. बर्ड्स में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या है? वो यूरिक एसिड है. सो दैट्स व्हाई जिस प्रोसेस के जरिए यूरिया को, यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं, हम कहते हैं कि जो प्रोसेस है यह है यूरिकोटेलिज्म. यूरिकोटेलिज्म आपने याद रखना है. इस तरह अगर हम मैमल्स की बात करें, मैमल्स में हम भी आते हैं ना, ह्यूमन, तो हमारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया है. और हमको कौन से ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है? यूरिओटेलिज्म. यूरिओटेलिज्म. इस तरह अगर हम एम्फीबियंस की बात करें, तो एम्फीबियंस में जो आपका बाई प्रोडक्ट है, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, इट इज नोन एज अमोनिया. और एम्फीबियंस को हम इस वजह से अमोनियोटेलिज्म कहते हैं. नंबर 8 इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. सो किडनी के जो फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन. नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. आपको सबसे मिलेगा बोमेन कैप्सूल. बोमेन कैप्सूल चला जाता है लूप ऑफ हेनले में. बोमेन कैप्सूल के बाद जो सेकंड स्ट्रक्चर आएगा, जो सेकंड पार्ट आएगा, इट विल बी नोन एज लूप ऑफ फिनले. और ये लूप ऑफ फिनले नहीं होगा. बोमेन कैप्सूल के बाद क्या होगा? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. तो ये में यहाँ पर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3. लूप ऑफ फिनले के बाद क्या होगा? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. 4 पार्ट क्या होगा? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. और लास्ट में जो 5th नंबर पर पार्ट होगा, इट विल बी नोन एज कलेक्टिंग डक्ट्स. सो फिल्ट्रेशन कहाँ पर होती है? वो होती है बोमेन कैप्सूल. नंबर 9 इज इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड्स कैरी जीन्स यूजुअली फॉल. तो देखिए आपको पता है, एक आपको बैक्टीरिया का मेनली जेनेटिक मटेरियल मिलता है जो डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है. बट बैक्टीरिया में आपको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मिलता है. और जो सर्कुलर डीएनए है, इसको हम नाम देते हैं प्लाज्मिड का.
प्रीवियस एक्सपीरियंस में एमसीक्यूज आया था कि प्लाज्मिड कहाँ पर होता है। सो प्लाज्मिड जिस रीजन में पड़ा होगा उस रीजन को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड का, एंड दिस इज नॉट अ ट्रू न्यूक्लियस। ये जो प्लाज्मिड है ना, इसमें हमारे पास होते हैं जीन्स, और उस वो क्या पेश करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। देखिए एंटीबायोटिक हमारे पास ऐसे मेडिसिन है जिसे हम यूज करते हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया। अगर किसी को इन्फेक्शन हुई है जो बैक्टीरियल हो, तो अगर हमने वहां से बैक्टीरिया खत्म करना है तो इट्स मीन यू हैव टू यूज द एंटीबायोटिक। अब ये जो प्लाज्मिड है इसके पास एंटीबायोटिक के अगेन कुछ जीन्स होते हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि जो प्लाज्मिड है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो कर। क्यों नंबर 10 इज एंजाइम्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो आपको मिलेगा आरएनए वायरसेस में, और जिन वायरसेस में आपको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मिलेगा उन वायरसेस को हम नाम देते हैं रेट्रोवायरसेस का। अगर हम एग्जांपल की बात करें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता क्या। देखिए वैसे तो हमने नॉर्मली देखा है कि डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से बनता है डीएनए, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डीएनए रेप्लिकेशन का। बट ये जो आरएनए वायरसेस होते हैं ये क्या करते हैं, ये आरएनए से डीएनए बनाते हैं। ये आपने याद रखना है, आरएनए से डीएनए के बनना, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का। और अगर सपोज करें आपसे एमसीक्यूज में इसके एग्जाम्पल के बारे में पूछ लिया जाए, सो रेट्रोवायरसेस का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। हीमोफीलिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो हीमोफीलिया फर्स्ट ऑफ ऑल तो होता क्या है, ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जिस पेशेंट को हेमोफीलिया हुआ होता है तो उसका ब्लड क्लॉट नहीं कर सकता, जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होगा। और ये हमारे पास एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है। मीन्स ये जो डिजीज है ये आपको मिलेगा एक्स क्रोमोसोम में। एक्स क्रोमोसोम के ऊपर इसका जीन प्रेजेंट होता है, और अगर ये जीन पेरेंट्स से चला गया आप चिल्ड्रंस में, किड्स में, सो उनमें भी आपको हेमोफीलिया मिलेगा। अब हेमोफीलिया में ऐसा क्या होता है कि ब्लड क्लॉट नहीं कर सकता। बेसिकली यहाँ पर जो जीन्स होते हैं एक्स क्रोमोसोम में वो चूंकि बनते नहीं है, वो रेजिस्टेंस शो करते हैं। सो आपके ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर है, सबसे बड़ा क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, वो है आपका विटामिन के। सो ये नहीं बनता। सेकंड फैक्टर इज फाइब्रोजिनोजन। फाइब्रोजिन क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करता है। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं तो उसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन की जाएंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके 2024 की जो एक्सपीरियंसेस है, आपकी जो पास पेपर्स है, तमाम आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे। और यहाँ पर मैंने एक सैंपल ऐड किया हुआ है, ये आपके सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है जो अल्काइल हैलाइड एंड अमाइंस है। इंशाल्लाह इसी तरीके के आपको तमाम एमसीक्यूज मिलेंगे, और ये 100% रिकमेंडेड नोट्स है। अगर आप हमारे नोट्स से इंशाल्लाह तैयारी करेंगे तो आपका मेरिट में नेम लाजमी आएगा। सो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 032556419495। सो हेमोफीलिया में ये चीज़ें नहीं बनती, तो दैट्स वाई इस पेशेंट का जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं करेगा। एमसीक्यू नंबर 12 इज विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज एक्सप्लेन्ड ओनली बाय क्वांटम थ्योरी नॉट वेव थ्योरी। सो लाइट आपको पता है हमारे पास पैकेट ऑफ एनर्जी है, और इसके लिए हमारे पास इक्वेशन भी है जो ई है हमारे पास एच एफ के बराबर होता है। अब जो लाइट के हमारे पास प्रॉपर्टी है जिसे हम क्वांटम थ्योरी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ, जब सन से, ये आपका सन है, जब इससे रेडिएशंस आती हैं किसी मेटल सरफेस के ऊपर, तो इससे क्या होंगे, इससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, एंड दिस इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बकाया जितने भी चीज़ें हैं, डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, दीज आर रिलेटेड टू वेव। तो हम वेव थ्योरी से क्या प्रूफ कर सकते हैं, डिफ्रैक्शन अगर हमने लाइट की फाइंड करनी है, सॉरी वेव की, इंटरफेरेंस की एंड पोलराइजेशन। एंड स्क्यू नंबर 13 इज अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के स्ट्रेच्ड बाय डिस्टेंस x, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज stored in। सो देखिए पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से होती, और नॉर्मली हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mgh के बराबर है। बट यहाँ पर सीन थोड़ा सा चेंज है। कैसा चेंज है, देखिए आप एक स्प्रिंग को क्या कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हैं। सपोज करें मैंने कहा कि ये आपका क्या है, ये आपका एक स्प्रिंग है,
इस स्प्रिंग को आपने क्या किया, स्ट्रेच कर दिया। देखिए पहले इतना बड़ा था, अब इतना हो गया। सब इस स्प्रिंग में जो आपकी एनर्जी स्टोर्ड होंगी वो होंगी हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम के की बात करें तो दिस इज योर कांस्टेंट, और बकाया वही चीज़ें हैं। जस्ट हमने देखी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात की जा रही है कि जब आप स्प्रिंग पर फोर्स लगाते हो तो इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है। देखिए सर, जब आप स्प्रिंग पर फोर्स लगाते हो मोशन हो रही है ना, सो 1/2 कहाँ से आया, ये काइनेटिक एनर्जी से आया कि यहाँ पर कांस्टेंट है, and x square is the energy stored in that. That's Q number 14 is a satellite orbit close to Earth has orbital period about. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1.5 आवर्स। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, आप वहाँ पे पुटिंग कर सकते हो। जो हमारे पास टी है ये बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट रेडियस डिवाइडेड बाय GM। तो देखिए यहाँ पर अगर हम आर की बात करें तो दिस इज रेडियस, रेडियस की क्या वैल्यू है 6.37 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर। जी की आपको पता है, मैंने बताया हुआ है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24। और मेस ऑफर भी यहाँ पर इस टाइम मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो भी राउंड अबाउट इस तरह कुछ है, वो आपने अपने लिए देख लेना है। और यहाँ पर आपने पाई की वैल्यू फुट कर लेनी है, तो इससे फिर आपके पास जो स्पीड आएगा वो 1.5। क्यू नंबर 15 इज द वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन अ गैस इज प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पर देखिए एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो अगर हम वेलोसिटी ऑफ अ साउंड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की बात करें तो हमारे पास द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अगर हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की बात करें। और अगर हम इनवर्स प्रोपोर्शनल की बात करें तो ये फिर इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ मैथ। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के and inverse proportional होगा। स्पीड नंबर 16 is zoology is to monkey as botany is to। so देखिए zoology हमारे पास बायोलॉजी की वो ब्रांच है जहां पर हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर कहा जा रहा है zoology is to monkey। और बॉटनी जो है, सो जो बॉटनी है इसमें हम स्टडी करते हैं प्लांट्स को। और रोज क्या है, दिस इज द टाइप ऑफ प्लांट। स्क्यू नंबर 17 इज द प्राइस ऑफ 1 डजन एग इज 148 रुपीज, देन प्राइस ऑफ 3 eggs विल बी। तो देखिए 12x की जो प्राइस है वो 148 है। अब यहाँ पर आपने बतानी है 3x की, सो आप क्या करें 148 को 12 से डिवाइड कर लें, सो आपके पास एक एक की प्राइस आ जाएंगी। ठीक है, सो वो जितनी भी आती हैं वो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं हुआ, बिकॉज मैंने कहा मैं जस्ट आपको बता दूँ। जब 148 को 12 से डिवाइड करेंगे आपके पास जो वैल्यू आएंगी उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, सो आपका आंसर आ जाएगा 49.32। नंबर 18 इज चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू टर्न अ डीफ एयर मीन्स। देखिए यहाँ पर इसकी अगर हम लफ्जी मानी देखें तो इसका मतलब ये है कि बहरे कानों को मोड़ लें, अगर लफ्जी मांग देखें। बट दिस इज एज यू नो एडीएम है, सो इट्स मीन टू इग्नोर। अगर आपने किसी की बात नहीं सुननी, सपोज करें मैं उससे बात कर रहा हूँ और आप मेरी बातों पे तवज्जो नहीं दे रहे, तो मैं उस टाइम पर ये इडियम यूज कर सकता हूँ। टू टर्न अ डिफ एयर मीन्स मैं क्या, आप क्या कर रहे हो, आप मेरे बात को इग्नोर। नंबर 19 इज एंटोनिम ऑफ ऑब्सक्योर। सो ऑब्सक्योर हम उस बात को कहते हैं जो क्लियर ना हो, उस चीज को कहते हैं जो क्लियर ना हो। मैं आपको कोई चीज समझा रहा हूँ और आपको समझ ना आ रही, सो इट्स मीन जो मेरे टीचिंग का मेथड है दिस इज ऑब्सक्योर। और इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा, इट विल बी क्लियर। सो स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज क्लियर हुए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।